नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आप सबों के बीच इकोनॉमिक्स से संबंधित एक ऐसे प्रश्न को लेकर आया हूँ जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। चाहे वो आप 10वीं कक्षा का एग्जाम दो, चाहे वो 12वीं का दो, चाहे वो ग्रेजुएशन का दो, किसी भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अर्थव्यवस्था का विकास के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का प्रकार, कितने क्षेत्र होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, CSO क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरे अच्छे से पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विकास के बारे में, यानी कि अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में। अर्थव्यवस्था का विकास जो है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अर्थव्यवस्था का विकास में क्या होता है, 2 रूपों में विभाजित किया गया है, आर्थिक विकास तथा मौद्रिक विकास। हम आज बात करेंगे अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में। तो आइए, अर्थव्यवस्था का विकास क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास भारत में कभी रुका है तो कभी सामान्य रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अर्थव्यवस्था का विकास भारत में कभी रुका है तो कभी सामान्य रूप से रहा है। मंदी या युद्ध तथा आपातकाल की स्थिति में भारत का आर्थिक विकास बहुत चौपट था, लेकिन जब स्थितियां समान होने लगी, सरकारें परिवर्तन होने लगी, सत्ता अलग अलग राजनीतिक दलों को मिलने लगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में एक सामान्य रूप से वृद्धि हुई जो अभी तक आता है। भारत की अर्थव्यवस्था का विकास प्रति व्यक्ति आय के विकास पे निर्भर करता है, या फिर उसको बढ़ाता है या फिर घटाता है। अगर भारत का अर्थव्यवस्था अच्छा है तो प्रति व्यक्ति आय में अच्छा इनकम हो, प्रति व्यक्ति आय सबको समान मिलेगा, अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के विकास में कमियां हैं तो प्रति व्यक्ति आय में भी कमियां आएंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आर्थिक विकास तथा मौद्रिक विकास। अब आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों ने अपना कई अर्थशास्त्रियों ने अपना अलग अलग क्या दिया, उसका परिभाषा दिया। आधुनिक अर्थशास्त्री कुछ और मानते हैं, पुराने अर्थशास्त्री कुछ और मानते हैं। तो आइए जानते हैं आर्थिक विकास के बारे में कौन कौन से अर्थशास्त्रियों ने अपना विचार कैसे रखा, इसको हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं आर्थिक विकास के बारे में। यहाँ पे आर्थिक विकास तथा मौद्रिक विकास अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आर्थिक विकास के बारे में जानेंगे। आर्थिक विकास को सबसे पहले परिभाषित किया है, देखिए आर्थिक विकास को परिभाषित किया गया प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार। प्रोफेसर रोस्टोव ने कहा कि आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। यानी कि इन्होंने कहा कि एक बार फिर से सुनिए, आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध। समझिए इसको। उन्होंने कहा था प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार है कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि, यानी कि जब किसी देश का श्रम शक्ति बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आर्थिक विकास उसको बढ़ेगा। हटा दे, हो गए काम, हो गए लोग। अगर किसी देश का श्रम शक्ति बढ़ेगा तो आर्थिक विकास बढ़ेगा। मानकर चलो कि किसी परिवार के सदस्य में 4 लोग हैं और दूसरे परिवार के सदस्य में 10 लोग हैं, लेकिन क्या होगा कि 10 लोग जिस काम को कर रहे हैं वो 1 घंटे में हो जा रहा है। 4 परिवार का जिसका सदस्य है ये काम कर रहा है तो उसको 4 घंटे लगा रहा है, लेकिन काम करने की समय तो कम लगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या से सीधा संबंध है कि उसकी संख्या ज़्यादा है और इस 4 परिवार वालों की संख्या कम है और जिसका 10 परिवार है उसका संख्या ज्यादा है, लेकिन कार्य करने की क्षमता दोनों का अलग अलग है। एक कम समय ले रहा है, एक ज्यादा समय ले रहा है। तो इसका कहना सही था प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि, यानी कि हम श्रम शक्ति में कैसे वृद्धि होगा हमारा, जब तक हमारे पास कार्य करने की कैपेसिटी नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक हम कोई कार्य करेंगे नहीं। अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं तो वृद्धि कब होगा, जब हमारे पास श्रम शक्ति के लिए श्रम शक्ति कब होगा ज़्यादा, जब हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो इनका कहना सही था प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच संबंध है। इतना तो समझ में आ गया। आर्थिक विकास अगर पूछता है कि आर्थिक विकास क्या है, इसे परिभाषित कीजिए, तो इसको प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार इनका शब्द भी लिख सकते हैं परिभाषा। आर्थिक विकास को लिखने से पहले आप लिख दीजिएगा कि
अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को लेकर के अलग अलग परिभाषाएं लिखी, जिसमें पुराने अर्थशास्त्रियों ने कुछ और कहा, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कुछ और कहा। तो इसमें सबसे पहले हो गया प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार। अब देखते हैं प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार। इनका क्या था? आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी कि एक बार फिर से समझिए, एक बार ध्यान से सुनिए इसको। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो इनका कहना था कि अगर आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में, यानी कि आर्थिक विकास के अंतर्गत जो हम काम कर रहे हैं, आर्थिक विकास करेंगे तो हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। निश्चित है कि अगर हम बिहार राज्य है, मानकर चलो कि बिहार राज्य अगर टैक्स देता है सरकार को तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा कि बढ़ेगा? राष्ट्रीय बढ़ेगा ही। तो इनका कहना सही था प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अब हम लोगों ने इन दो अर्थशास्त्रियों का कथन पढ़ा, प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार और प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार। अब देखते हैं आर्थिक विकास आवश्यक रूप से एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। अब ऐसा नहीं है कि भारत की आर्थिक स्थिति अभी बहुत ऊंचे स्तर पे है, यानी कि बहुत अच्छा है, प्लस में जीडीपी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लस में जाएगा, स्थितियां खराब होगी। अभी कोरोना महामारी है, निश्चित रूप से हर साल कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। अभी कोरोना महामारी है, माइनस में हमारा जीडीपी गया है। हो सकता है कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद हमारे सकल घरेलू उत्पाद में उछाल आए और क्या हो, हम लोग हमारा जीडीपी प्लस में जाए। तो क्या है कि आर्थिक विकास एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी कि आज कुछ और है, कल कुछ और रहेगी, 2 साल बाद कुछ और रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो निश्चित रूप से हम इसका आकलन नहीं कर सकते हैं। तो इन आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में बदलाव होते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि आर्थिक विकास में जब हम राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, अगर राष्ट्रीय आय में कमी होती है तो प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी। जो राज्य भारतवर्ष के अंतर्गत जितने राज्य आते हैं, कोई राज्य गरीब है, मानकर चलो कि बिहार गरीब राज्य है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। गोवा है, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। पंजाब है, वहां की भी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। जो 2000 से लेकर 2003 का जो आंकड़ा निकाला गया था, वहां का प्रति व्यक्ति आय कहाँ पंजाब का ज्यादा था, उसके बाद बिहार का, सबसे बाद में बिहार का था। तो इसमें क्या है, अलग अलग राज्यों का प्रति व्यक्ति आय अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि राज्यों के आर्थिक विकास के ऊपर निर्भर करता है। अब आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में अंतर हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक प्रगति क्या है, आर्थिक वृद्धि क्या है। विकास वही, वृद्धि और प्रगति में हम लोग अंतर समझेंगे। तो आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में, यानी कि विकास को इंग्लिश में हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं तथा वृद्धि को हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। इस दोनों शब्दों में, इस दोनों वर्ड में बहुत अंतर होता है। कई अर्थशास्त्रियों ने इसको एक ही माना कि आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति तथा आर्थिक वृद्धि तीनों एक ही हैं। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, जब आप ऊंचे क्लास में जाइएगा तब आपको बहुत चीज पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसे कई भागों में विभाजित किया कि नहीं, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति तीनों एक ही नहीं है, अलग अलग हैं और इसका परिभाषा अलग अलग होता है। तो आइए जानते हैं श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार उर्सुला हिक्स ने क्या कहा आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति के बारे में। वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए किया, जबकि विकास का अर्थ विकासशील देशों के लिए किया। श्रीमती उर्सुला हिक्स ने, उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग हम उस देशों के लिए करेंगे जो विकसित देश है, और आर्थिक विकास का प्रयोग हम लोग उस देश के लिए करेंगे जो विकासशील देश है। अर्थात समझिए, अमेरिका, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश विकसित देश हैं। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय तथा सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में बहुत अच्छा उछाल रहता है और प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा है, वहाँ की राष्ट्रीय आय भी ज्यादा है, इसीलिए इसको विकसित देश माना जाता है। तो विकसित देशों को हम लोग किससे से परिभाषित करेंगे? विकसित देशों को प्रोफेसर उर्सुला हिक्स ने कहा कि जो विकसित देश है वह उसे हम लोग आर्थिक वृद्धि वाले देश कहेंगे, तथा जो आर्थिक विकास के अंतर्गत जो देश आएगा, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका,
चीन, ये लोग क्या हैं? ये सब विकासशील देश है, यानी कि अभी अभी विकास कर रहे हैं। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, और राष्ट्रीय आय भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जीडीपी भी है धीरे धीरे बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति तक पहुंची ही थी कि तब तक कोरोना महामारी आया और वैश्विक मानचित्र पे भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई। लेकिन फिर भी कोरोना महामारी खत्म होने के बाद हमारा भारत की स्थिति बहुत अच्छा होने वाला है। कई अर्थशास्त्रियों ने इसका आंकड़ा भी निकाला है। तो श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार आप लोगों ने समझा, फिर एक बार सुन लीजिए, अच्छे से सुनिए। वृद्धि यानी कि श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार, ये अर्थशास्त्री थी, इन्होंने कहा कि वृद्धि शब्द का प्रयोग हम लोग विकसित देशों के लिए करेंगे। विकसित देशों में कौन कौन से देश आते हैं? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि बहुत सारे देश हैं जो विकसित देशों में आते हैं। विकासशील देश, भारत विकासशील देश के अंतर्गत भारत आता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा चीन आता है, ये सभी विकासशील देश हैं। तो उन्होंने परिभाषित किया, अगर हमसे पूछा जाए कि भारत को कौन सी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है या फिर भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? आर्थिक विकास के अंतर्गत आएगा, आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है। और हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था अपनाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत देश आता है। तो आर्थिक विकास का अर्थ विकासशील देश के लिए, विकासशील देश भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका है। इतना समझ में आ गया। अब डॉक्टर ब्राइट सिंह ने कहा कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाए। इन्होंने वही कहा था जो श्रीमती उर्सुला हिक्स ने कहा। उनके अनुसार इन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाए। श्रीमती उर्सुला हिक्स ने भी कहा कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक वृद्धि के लिए किया जाए, आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत विकसित देशों को रखा जाए। प्रोफेसर ब्राइट सिंह ने भी कहा, यानी कि डॉक्टर ब्राइट सिंह ने भी कहा, ये भी अर्थशास्त्री थे, आधुनिक अर्थशास्त्री। इन्होंने कहा कि क्या है, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाए। विकसित देश कौन कौन से होंगे? अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब क्या है? विकसित देश है। लेकिन मेडिसिन ने कहा, मेडिसिन भी एक प्रोफेसर थे, अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कहा कि धनी देशों के आय में वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है। यानी कि समझिए, धनी देशों के आय में वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है, तथा निर्धन देशों के आय में वृद्धि विकासशील देश होगा। यानी कि जैसे अमेरिका जैसे बड़े देशों में उसका क्या है? राष्ट्रीय आय ज्यादा है, विश्व के उसका पावर है, विश्व पावर देश कहलाता है। तो उसमें क्या है कि अगर धनी देशों में आय में वृद्धि होती है, मानकर चलो अमेरिका और ब्रिटेन के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे कि धनी देशों की आय में वृद्धि होती है। यानी कि अगर अमेरिका जैसे बड़े देशों में, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों में वहां के नेशनल आय में यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जीडीपी में वृद्धि होती है, तो हम लोग आर्थिक वृद्धि कहेंगे कि ब्रिटेन में और फ्रांस में, अमेरिका में आर्थिक वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर अगर आर्थिक विकास के अंतर्गत अगर भारत का विकास हो रहा है, भारत का राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो आर्थिक विकास ऊंचा हो जा रहा है, यानी कि विकास हो रहा है, भारत का आर्थिक विकास हो रहा है। इसे कहेंगे वृद्धि और विकास में इतना समझ आ गया कि मेडिसिन के अनुसार धनी देशों की आय में वृद्धि आर्थिक वृद्धि तथा निर्धन देशों यानी निर्धन मतलब गरीब देशों की आय में वृद्धि विकासशील देश होगा। यानी कि भूटान, सबसे गरीब देश भूटान, अगर भूटान के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, अगर भूटान के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भूटान देश में आर्थिक विकास उसका ऊंचा है। राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होता है भूटान के, तो क्या कहेंगे कि भूटान का जो आर्थिक विकास है ऊंचा हो रहा है, क्योंकि वो विकासशील देश है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। ये हो गया। अब प्रोफेसर लेविस के अनुसार सुन लेते हैं। प्रोफेसर लेविस ने अपने साफ तौर पर कह दिया कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति को एक ही माना। इन्होंने, प्रोफेसर लेविस ने कहा, ये भी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति तथा आर्थिक वृद्धि तीनों एक ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। विकास कर रहे, ऐसा नहीं है कि जो आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत जो देश आते हैं वो विकासशील होंगे, जो विकासशील देश होगा वहां पे वृद्धि होगा तो ज्यादा होगा और भारत में वृद्धि होगा तो कम होगा। इन्होंने कहा कि वृद्धि हो रहा है तो दोनों हो रहा है, आर्थिक
वृद्धि के अंतर्गत विकासशील देश भी हो रहा है और आर्थिक विकास के अंतर्गत विकासशील देश भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर विकसित देशों में वृद्धि हो रहा है, उसके आय में वृद्धि हो रहा है, तो आर्थिक वृद्धि भी उसे कह सकते हैं। और विकसित देशों में उससे क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है तो आर्थिक विकास भी कह सकते हैं, आर्थिक प्रगति भी कह सकते हैं। भारत में विकास हो रहा है तो इसकी आर्थिक वृद्धि भी कह सकते हैं, आर्थिक विकास भी कह सकते हैं, आर्थिक प्रगति भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या था, आर्थिक प्रगति के स्थान पे आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग होता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि आर्थिक प्रगति किसे कहते हैं या फिर आर्थिक वृद्धि या फिर आर्थिक विकास किसे कहते हैं, तो आप एक ही परिभाषा लिखिएगा, या तो आर्थिक विकास का लिखिए, आर्थिक वृद्धि का लिखिए, आर्थिक प्रगति का लिखिए। क्या है कि जब आप 10वीं का एग्जाम दे रहे हो, ये 10वीं का सिलेबस अभी चालू हुआ है, कृपया 10वीं के छात्र इसे नियमित रूप से देखें। अर्थशास्त्र लेकर मैं आया हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, यकीन है कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसमें क्या है कि प्रोफेसर लेविस ने साफ तौर पे कह दिया कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति को एक ही माना जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप आर्थिक विकास का परिभाषा पूछा तो इन तीनों अर्थशास्त्रियों यानी कि प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार उनके परिभाषा लिख सकते हैं, प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन का परिभाषा लिख सकते हैं, श्रीमती उर्सुला हिक्स का भी परिभाषा लिख सकते हैं, डॉक्टर ब्राइट सी का भी लिख सकते हो, मेडिसिन का भी लिख सकते हो और प्रोफेसर लेविस का भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे नंबर हम लोग कैसे लें, 5 नंबर का प्रश्न है तो हम लोग कैसे उत्तर दे कि हमें 5 नंबर मिले। अगर एग्जाम में यानी कि परीक्षा में पूछते कि आर्थिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है, तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे कि आर्थिक विकास होता क्या है। आर्थिक विकास एक देश के ऊपर कैसे निर्भर है, एक देश आर्थिक विकास के ऊपर कैसे निर्भर है, इसको देखेंगे। भारत में या फिर पूरे विश्व के मानचित्र पे आर्थिक विकास को किन किन अर्थशास्त्रियों ने अपने कौन कौन से परिभाषा से परिभाषित किया, तो आर्थिक विकास का परिभाषा लिखेंगे प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार, प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार। आर्थिक विकास तथा आर्थिक प्रगति तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर पूछता है तो ये सब लिखेंगे कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने हमें इस तरह से डिवाइड किया, आर्थिक विकास को अलग कहा, आर्थिक वृद्धि को अलग कहा तथा आर्थिक प्रगति को अलग कहा। तो आइए अब देखते हैं, ये तो कंफर्म आर्थिक विकास। अब हम मौद्रिक विकास के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने देखा आर्थिक विकास के बारे में, अर्थव्यवस्था के विकास का 2 प्रकार, आर्थिक विकास तथा मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास के बारे में हम लोगों ने देखा, अब मौद्रिक विकास के बारे में देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप सभी। मौद्रिक विकास किसे कहते हैं? मनुष्यों को अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, इसके लिए मुद्रा की आवश्यकता होगी। जिस समय मुद्रा की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से हम सब अपना जीवन गुजारा करते थे। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली उसे कहते हैं कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना। यानी कि हमारे पास कोई वस्तु है, मानकर चलो कि हमारे पास गेहूं है, हमें चावल की जरूरत है और सामने वाले के पास चावल है, उसे गेहूं की जरूरत है, तो हम उसे गेहूं देकर चावल ले लेंगे, तो दोनों का जरूरत समान हो जाता था। लेकिन उस समय क्या था, जनसंख्याएं कम थी और लोगों की जरूरतें कम थी। जरूरतें ही आविष्कार की जननी है। आप लोग सुने ही होंगे कि जब जब हमें जरूरत पड़ा है तब नया नया आविष्कार हुआ है। तो इसमें क्या था, उस समय जनसंख्याएं कम थी, मनुष्यों की आवश्यकताएं कम थी। जनसंख्या कम होने के कारण हम लोग अपना गुजारा कर लेते थे और हमारी आवश्यकताएं कम थी, जिस वजह से हम लोग उसके अंतर्गत आते थे और सक्षम हो जाते थे। अब क्या था, धीरे धीरे लोगों का जरूरत बढ़ने लगा, लोगों का जरूरत बढ़ा, आवश्यकताएं बढ़ी, जनसंख्याएं बढ़ा। जब जनसंख्या बढ़ी, लोगों का आवश्यकताएं बढ़ी, तो लोगों ने सोचा कि कब तक हम अनाज का आदान प्रदान करेंगे। इसीलिए उन्होंने मुद्रा का शुरुआत किया। उस समय की मुद्राएं धातु की होती थी। धातु में जैसे लोहा, तांबा, चांदी तथा सोने के तथा अन्य चीजें के होते थे, मुद्राएं होती थी। अब लोग मुद्रा के माध्यम से लेन देन करना प्रारंभ कर दिए। लेकिन ये देखा गया कि हम लोग उस मुद्रे को कौन कौन से मुद्रे को कब चलाएंगे, तो उस मुद्रे को निश्चित रूप से करने के लिए, उसका आकार प्रकार देने के लिए लोगों ने एक सरकार का गठन किया। चाहे वो कोई भी हो, गांव का जमींदार टाइप का होता था, चाहे एक राजा टाइप का होता था, उस राजा के अधीन उसके मुद्रे पे यानी कि उस समय के पैसे पे उसका क्या था, अधिकार रहता था। इसलिए अधिकार था कि लोगों को उस पर भरोसा हो सके। यानी कि अगर मानकर चलो कोई राजा है, उस राज्य में पीतल का मुद्रा प्रचलित कर दिया, तो उस राज्य के अंतर्गत जितने लोग आएंगे, जितनी प्रजाएं आएंगी, उस राजा का आदेश का पालन करेंगी। इसीलिए उस मुद्रा का शुरुआत होगा वहां पे।
और लोग उस मुद्रे के माध्यम से आदान प्रदान करेंगे। सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। अब देखिए मौद्रिक विकास तो समझ में आ गया कि धीरे धीरे कैसे मुद्रा का विकास हुआ, कैसे सरकार उसके ऊपर भरोसा करने लगी, लोग एक मुद्रा के ऊपर कैसे भरोसा करने लगे। तो ये सब हम जानते हैं कि मौद्रिक विकास के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आते हैं। ऐसा नहीं है कि मौद्रिक विकास के अंतर्गत हम सिर्फ पैसे का लेन देन करते हैं। मौद्रिक विकास के अंतर्गत ये होता है कि हम हैंड टू हैंड नहीं, यानी कि हम सामने रहकर भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं। इसको मौद्रिक विकास में रखा गया है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मौद्रिक विकास समझ ले। अब इसके अंतर्गत छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, पॉइंट्स आते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10वीं के परीक्षा में चाहे 12वीं के परीक्षा में हमेशा ये प्रश्न आते रहते हैं। कृपया आप इसे अच्छे से सुनिए और समझिए। वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली उसे कहते हैं जिसे वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता है। यानी कि हमारे पास जो वस्तु नहीं है, जो अनाज नहीं है, दूसरे वाले के पास वो अनाज है, अगर हम उससे ले लेते हैं और दे देते हैं तो हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी और क्या होगा, उसकी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहे? जनसंख्या उस समय कम थी, लोगों का आवश्यकताएं कम थी। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई वैसे वैसे लोगों का आवश्यकताएं बढ़ता गया। उस समय क्या था, मुद्रा का शुरुआत किया गया। अब इसमें आते हैं मौद्रिक प्रणाली में कि मौद्रिक प्रणाली होता क्या है। मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय, यानी कि मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय। जो हम लोग मुद्रा आज यूज करते हैं, भारतीय मुद्रा के ऊपर रुपया लिखा रहता है। अगर हम 1 रुपये से किसी वस्तु को खरीदते हैं तो क्या होगा, हम मुद्रा के माध्यम से उसे खरीदे, वो मौद्रिक प्रणाली में जाएगा। या फिर किसी वस्तु का फिर सेवाओं को, मानकर चले कि हमने कोई काम कराया अपने घर में, तो मजदूरी के रूप में उसे मेहनताना देते हैं, फिर पैसा देते हैं, मजदूरी देते हैं, तो क्या हुआ, सेवा किया हमारा। या फिर अनाथ आश्रम में होता है कि अनाथ आश्रम में आप जाओगे, वहां लोगों की सेवा करोगे, सेवा के बदले चैरिटी आपको पैसा देता है। तो इतना समझ में आ गया कि मौद्रिक प्रणाली होता क्या है, यानी कि मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय। अब बैंकिंग प्रणाली जानते हैं कि बैंकिंग प्रणाली होता क्या है। बैंकिंग प्रणाली, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन किया गया। बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, जब आप बैंक में जाइएगा तो बैंक आपको ATM कार्ड के साथ साथ चेक और पासबुक भी देता है। उस चेक के माध्यम से आप बैंक में जाते हो, जितना पैसा लेना होता है आप ले लेते हो। तो वही चेक से पैसा लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बैंकिंग प्रणाली। या फिर अपने चेक को दूसरों के नाम पे दे देते हो कि हाँ आप ले जाओ, मैं तुम्हें चेक दे रहा हूं, तुम मेरे नाम से उठा लेना, जाओ तुमको मैंने दे दिया। तो क्या होता है, यह बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आएगा। अब ये बैंकिंग प्रणाली हो गया। बैंकिंग प्रणाली हम लोग समझ गए। अब समझते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना दिक्कत के दूसरे खाते में पैसा भेज सकते हैं। यानी कि कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत मानकर चलो, कोर बैंकिंग प्रणाली उसे कहते हैं कि हम एक स्थान पे हैं, अगर इस स्थान से पे हम दूसरे जगह पे, यानी कि हम बिहार में हैं, कोई दिल्ली में है, अगर हम बिहार से दिल्ली में पैसा भेजना चाहते हैं तो सीधा हम लोग बिहार से होकर के दिल्ली तो जाएंगे नहीं, जरूरत है तो देंगे कैसे, तो बैंक के माध्यम से हम लोग भेजते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर बैंकिंग प्रणाली। अर्थात कि एक जगह से दूसरे जगह पे बिना किसी विलंब के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी दिक्कत के हम दूसरे के खाते में पैसा भेज दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, कोर बैंकिंग प्रणाली। छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही आता है एग्जाम में। आप तैयारी करते रहो अच्छे से और इसको देखते रहो, हमारे वीडियो को देखते रहो। कोर बैंकिंग प्रणाली, ये समझ में आ गया कि जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना दिक्कत के दूसरे के खाते में पैसा भेज सकता है, यह कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है। अब समझते हैं ATM क्या है। ATM का पूरा नाम क्या है। ATM को हम लोग इंग्लिश में ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। इंग्लिश में इसका पूरा फुल नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह एग्जाम में 1 नंबर के लिए आता है कि आप ATM का पूरा नाम लिखिए।
एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। 1 नंबर का प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। अब एटीएम एक बॉक्स, एटीएम अब कैसा होता है, कैसे कार्य करता है एटीएम मशीन, एटीएम कार्ड नहीं, एटीएम मशीन की बात कर रहा हूं मैं। एटीएम एक बॉक्स या डब्बे के आकार का होता है, यानी कि आप जनरली जाओगे तो एक एटीएम बहुत बड़ा बॉक्स के आकार या डब्बे के आकार का होता है। वो कार्य कैसे करता है, हम एक प्लास्टिक के छोटे से कार्ड लेकर जाते हैं जो हमें बैंक के द्वारा मिला रहता है, उसी कार्ड को ले जाकर हम उसके अंदर स्विप करते हैं, यानी कि उसके अंदर डालते हैं। तो उस डालने की प्रोसेस में उसके अंदर एक सेंसर लगा होता है जो हमारे कार्ड पे अंकित अक्षरों को स्कैनिंग कर लेता है, जिसके माध्यम से हमारी डाटा खुल जाती है वहां पे और हम पैसा निकाल लेते हैं। तो क्या होता है कि एटीएम एक बॉक्स या डब्बे के आकार का होता है जिसमें छोटे से प्लास्टिक के कार्ड की सहायता से पैसा निकाल तथा डाल सकते हैं। पहले क्या था कि एटीएम के मतलब कि हम पैसा सिर्फ निकाल सकते थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बढ़ी, जैसे जैसे बैंक ने हमें सुविधाएं दी, धीरे धीरे हम एटीएम के माध्यम से पैसा निकाल तो लेते थे, लेकिन अब निकालने के साथ साथ हम पैसा डाल भी सकते हैं। हमें बैंक में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और जरूरतमंदों के पास हम पैसा भेज भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एटीएम कोर बैंकिंग प्रणाली से रिलेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि हम इसके माध्यम से पैसा दूसरी जगह भी भेज दे रहे हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली में बैंक आता था, लेकिन एटीएम भी आ रहा। क्यों? क्योंकि वो हमें पैसा दे रहा है, लेकिन पैसा उसमें से निकलने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल कर और जरूरतमंदों के पास हम पैसा एटीएम के माध्यम से भेज दे रहे हैं। तो इतना समझ में आ गया कि एटीएम कैसे काम करता है, एटीएम क्या है, एटीएम का पूरा नाम। अब एटीएम हो गया, एटीएम समझ में आ गया। अब समझते हैं डेबिट कार्ड क्या होता है। बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का एक कार्ड होता है जिसके द्वारा हम लेन देन कर सकते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड बैंक हमें देता है। वो एक वोटर आईडी कार्ड के आकार का एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पे हमारा नाम अंकित रहता है, यानी कि जिसके नाम से बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट होल्डर का नाम रहता है एटीएम कार्ड पे। कई संख्याएं उस पे अंकित रहती हैं, बार कोड रहता है जिसके माध्यम से एटीएम मशीन उसका प्रोसेस करती है और वो हमें पैसा देती है। एटीएम मशीन के माध्यम से हम उस कार्ड के द्वारा पैसा निकाल लेते हैं। तो क्या है, डेबिट कार्ड बैंक द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके द्वारा हम लेन देन कर सकते हैं, यानी कि हम स्विप के माध्यम से किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, किसी पैसा निकाल सकते हैं, निकाल के किसी को दे सकते हैं। डेबिट कार्ड ये हो गया। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड को आइए समझते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है कि बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड होता है, सेम एटीएम कार्ड जैसे डेबिट कार्ड है इसके जैसा ही होता है, लेकिन इसका कार्य थोड़ा सा अलग होता है, भिन्न होता है। देखो, जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना, यानी कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कैसे अलग है। दोनों का आकार सेम रहेगा, लेकिन डेबिट कार्ड दूसरा कार्य कर रहा है। क्रेडिट कार्ड से भी पैसे निकलेगा, डेबिट कार्ड से भी पैसे निकलेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड समझिए, यह कार्ड सबको नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड सबको क्यों नहीं मिलेगा भाई? जब बैंक में हमने अकाउंट खुलवाए हैं तो एटीएम कार्ड तो देगा ही, लेकिन हम सबको डेबिट कार्ड मिलता है। अगर आप किसी बैंक में जा करके अकाउंट खुलवा रहे हो तो 5-10 दिन बाद पोस्ट ऑफिस से आपके पास एटीएम आता है, तो एटीएम आएगा, सबको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। वो उस जो एटीएम होता है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं वो डेबिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड का एटीएम थोड़ा सा अलग होता है, इसकी कार्य करने की शैली अलग होता है, और यह बिजनेसमैन या फिर जिसका टर्नओवर, सालाना टर्नओवर ज्यादा है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, महीने में या फिर एक दिन में 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ का शेयर कर रहा है, एक ट्रांसफर हो रहा है उसके अकाउंट से, उसको मिलता है। क्योंकि देखो, जिसको क्रेडिट कार्ड मिल गया उसके अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस भी रहता है, अगर वो अपने कार्ड के माध्यम से किसी दुकान में, कॉम्प्लेक्स में या फिर वो मॉल हो, वहां पे जा करके अगर बोलेगा कि मेरा क्रेडिट कार्ड है, मेरे अकाउंट में 0 रुपया है, आप इसके माध्यम से हमें वो वस्तु दे दीजिए। मानकर चले कि वस्तु का कीमत 500 रुपया है और जिसका अकाउंट है, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, इसके अकाउंट में 0 रुपया है। अब क्या करेगा कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 500 का सामान दे देगा अपने बैंक के माध्यम से, लेकिन जब यह खाता धारक पैसा अगर डालेगा तो इसके
पास, बैंक के पास रिटर्न चला जाएगा जो इन्होंने 500 दिया था। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या है कि अगर आपके अकाउंट में 0 रुपया है, डेबिट कार्ड है आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि वो मॉल या फिर कम्प्लेक्स आपको 500 रुपये में सामान दे देगा। वो बोलेगा कि आपके डेबिट कार्ड में पैसा नहीं है, कृपया पैसा डालिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। इसमें आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कितना भी पैसा कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ले सकते हो। अकाउंट में पैसा नहीं होने के बावजूद भी आपकी विचार देख करके, आपका व्यवहार देख करके, क्योंकि जनरली सबको मिलता नहीं है क्रेडिट कार्ड। जिसको क्रेडिट कार्ड मिल गया उसे कोई टेंशन नहीं है। क्रेडिट कार्ड मिल गया, उसके अकाउंट में पैसा भी नहीं है, फिर भी वो सामान खरीद सकता है, ले सकता है। तो इतना समझ में आ गया। बने रहिए हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से। आप सभी विद्यार्थी देखते रहिए हमारे चैनल को नियमित रूप से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास क्या है, कितने प्रकार में से विभाजित किया गया है। मौद्रिक विकास तथा आर्थिक विकास क्या है पूरा हम लोग जाने। मौद्रिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सा प्रोसेस होता है, कौन कौन से संक्षिप्त टिप्पणियां हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, मौद्रिक प्रणाली क्या है, बैंकिंग प्रणाली क्या है, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, एटीएम क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, इतना सब चीज देख लीजिए। अब हम अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।